हेलो बच्चों, मैं आकिब सर और आज आप लोगों का स्वागत है बायोलॉजी क्लासेस में। आज क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर द सेल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करेंगे हम लोग। इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली पढ़ना क्या है, सेल्स के बारे में। ठीक है, हम लोग का जो बायोलॉजी जो स्टार्ट होता है वो सेल से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल्स क्या होता है, कैसे हमारा जो बॉडी है वो सेल्स के थ्रू बनता है। ठीक है, सेल्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पूरे बॉडी के अंदर में जो बॉडी का जो फॉर्मेशन, पूरे बॉडी का जो स्ट्रक्चर्स बनाने का जो यूनिट्स है, उन यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सेल्स बोलते हैं। जिनसे क्या होता है, सारे सेल्स सारे यूनिट्स मिल करके फाइनली क्या होता है, हम लोग का बॉडी का स्ट्रक्चर्स डिफाइन किया जाता है। और फिर हम लोग उन सारे सेल्स जो कि जिससे हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर्स डिफाइन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ठीक है, उन सारे सेल्स का एक अपना अपना फंक्शंस होता है बॉडी के अंदर में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग को फिलहाल यही देखना है कि कैसे कैसे सेल्स कैसे मिलकर हमारे बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, इसका क्या फंक्शंस है। ठीक है, डिफरेंट सेल्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और सबका अपना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शंस है। ठीक है, वो सब कुछ हम लोग को यहाँ चैप्टर के अंदर में देखना है। और फिलहाल अभी जो हम लोग यहाँ पे सेल्स पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी हम लोग कुछ सेल्स के बारे में जो भी देखेंगे वो एक ओवरव्यू आइडिया देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर अभी हर एक पार्ट पे, जिस पार्ट पे जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसमें ज्यादा डेप्थ नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी जो हम लोग का पहला लेक्चर से क्लास 11 का जो भी कराने जा रहे हैं तुम लोग को, यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू देंगे तुम लोग को। ठीक है, अपर लेवल पे हम लोग जाएंगे, मतलब ऊपर पर जाएंगे, ज्यादा डेप्थ नहीं जाएंगे। बस यहाँ पर तुमको ये समझना होगा कि सेल्स क्या होता है, इसका डिस्कवरी क्या हुआ, किसने किया, कैसे इसका डिस्कवरी हुआ। ठीक है, जो एक सेल्स पढ़ने से पहले जो हम लोग का एक इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, एक सेल्स के पढ़ने से पहले हम लोग का जो एक इंट्रोडक्शन होगा, कैसे कैसे सेल्स की डिस्कवरी हुई। ठीक है, और कौन कौन से साइंटिस्ट कैसे कैसे आए और कैसे कैसे एक सेल्स का डिस्कवर हुआ, फिर कौन से लिविंग सेल्स का डिस्कवर किया। ठीक है, कौन से साइंटिस्ट ने लिविंग सेल्स का डिस्कवर किया। ठीक है, सेल्स क्या होता है। ठीक है, कैसे हमारे बॉडी के अंदर में एक सेल्स का एक अपना फंक्शंस होता है। ठीक है, जिससे हमारा पूरा बॉडी का जो एक्टिविटी है वो बना रहता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग को पूरा एक सेल्स का एक ओवर आइडिया, ठीक है, वो अभी इस चैप्टर के अंदर में एक इंट्रोडक्शंस के फॉर्म में देखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो भी पार्ट पढ़ेंगे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस ऊपर पर चलेंगे। लेकिन आगे का जो लेक्चर होगा हम लोग का, जब जैसे हम लोग का इंट्रोडक्शंस कंप्लीट होगा तो वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पर हम लोग हर एक चीज, हर एक पॉइंट को डेप्थ में देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, ठीक है, किस तरीके से हम लोग बॉडी के अंदर सेल्स फंक्शंस कर रही है। ठीक है, कौन सा सेल्स का क्या काम होता है। ठीक है, सब एक करके डिटेल्स में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि सेल्स होता क्या है। ठीक है, पहला जो हम लोग को पॉइंट यहाँ पे देखो, सेल्स। हाँ, और एक बात याद रखना कि जब अभी लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास फर्स्ट चैप्टर है 11 का, ठीक है, सेल्स, ये बहुत बेसिक चैप्टर है। अगर आप लोग जितने भी अभी हम लोग इसके बाद हम लोग जितने भी चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे उसमें इसका एकदम इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, विदाउट सेल्स के हम लोग किसी भी चैप्टर को समझने में बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है कि हम अभी जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं वो बेसिक चैप्टर है। ठीक है, बाकी के जितने भी चैप्टर में हम लोग जाएंगे आगे की तरफ, ठीक है, जैसे प्लांट किंगडम आएगा, ठीक है, एनिमल किंगडम आएगा, हम लोग का कुछ तुम्हारा जो प्लांट ह्यूमन फिजियोलॉजी आएगा। ठीक है, तो जितने भी सारे चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें हर एक जगह पे क्या होगा, सेल्स का यूज होगा। ठीक है, तो तुम लोग को यहाँ पे एकदम फोकस करके रखना है, हर एक बात को एकदम पॉइंट से एकदम फोकस करके एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर तुमको सुनना है यहाँ पे कि सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट का क्या मतलब है। और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे बोर्ड पे तुमको दिख रहा है, ये सारा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम यहाँ पे जो पढ़ाएंगे तुम लोग बेसिकली नीट का तो रहेगा ही। ठीक है, नीट तो मेरे जैसे ही चलता है। ठीक है, हम जो पढ़ाते हैं वो कम से कम तो नीट का रहता ही है। ठीक है, अगर जब एकदम जीरो लेवल का भी हम पढ़ाएंगे तो वो नीट लेवल से ही मैच करेगा। ठीक है, इसके बाद मेरा जो लेवल ज्यादा तुम्हारा एम्स तक का जाता है। ठीक है, जीपमर तक का जाता है, AIPMT तक का पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे सारा एक पॉइंट देखेंगे जो NCERT के अंदर में है। ठीक है, दे रखा है, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग पहले कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जो बाहर से जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप होता है, जिसको समझने में हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। इन सारे चैप्टर्स को, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल जहाँ यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, जहाँ तक कोशिश होगा वहाँ तक तुम लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद तुम लोग एकदम निराश मत होना। ठीक है, निराश मत होना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सबको एक चीज करके डेप्थ में देखेंगे, कैसे कैसे सेल्स बनता है, कैसे सेल्स का स्ट्रक्चर्स एक ह्यूमन बॉडी का फंक्शंस कर रहा है। ठीक है, कैसे हर एक सेल्स का अपना एक फंक्शंस है। ठीक है, कैसे हमारा सेल्स काम कर रहा है। ठीक है, मतलब एक सेल्स के अंदर जितने सारे कंपोनेंट्स है, सारा कंपोनेंट्स को हम लोग एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एक पर्टिकुलर
एक एक कंपोनेंट्स जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट है सबको एक एक करके हम देखेंगे, सार का फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों को ध्यान रखना है, जो हम लोग का पहला चैप्टर है हम लोगों को क्या है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग यहाँ पे क्या समझना है, देखो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया हम लोग का, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नाम से पता चल रहा है क्या, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, हम लोग का जो लाइफ है, ठीक है, हम लोग का जीवन है, ठीक है, उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट क्या है। हर चीज का एक यूनिट होता है, हर चीज का एक सिंगल यूनिट होता है, हर चीज का एक इकाई होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, एक शुरुआती, ठीक है, एक फंडामेंटल में जो उसका जो शुरुआती बेसिक इकाई क्या है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, किसी भी चीज का जो फॉर्मेशन होता है, हर एक चीज का फॉर्मेशन किससे होता है, किसी न किसी चीज से होता है। तो अगर देखो बात करो, ठीक है, जैसे हम लोग का एक बॉडी है, ठीक है, ये हम लोग का बॉडी है, ठीक है, हम लोग अपने ही बात करते हैं, हम लोग का एक ह्यूमन बॉडी है, तो इस पूरे बॉडी को बनाने के लिए किस चीज का जरूरत होता है, हम लोग को सेल्स का जरूरत होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि एक एक सेल्स, ठीक है, हमारे बॉडी में क्या होता है, एक एक सेल्स मिल करके पूरे बॉडी को स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं, पूरे बॉडी के फॉर्मेशंस को। ये जो हम लोग को पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा सेल्स का बना हुआ है, लेकिन तुमको दिख नहीं रहा है, ठीक है, तुमको कुछ भी दिख नहीं रहा है। स्किन में भी बहुत सारे सेल्स है, ठीक है, स्किन में भी क्या है, बहुत सारे सेल्स है, ठीक है। आई में बहुत सारे सेल है, ठीक है। हेयर में भी क्या है, सेल्स है, ठीक है। अगर हम बात करें नेल्स, पूरे बॉडी पार्ट्स, हम लोग का जितने भी पूरा होल बॉडी पार्ट्स की बात करें, तो हर एक बॉडी पार्ट्स का एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, एक इकाई है, ठीक है, उस इकाई को बोलते हैं हम लोग क्या, सेल्स, ठीक है। अब अलग अलग सेल्स, ठीक है, पूरे बॉडी में एक ही टाइप का सेल्स नहीं है, ठीक है, बॉडी के डिफरेंट पोर्शंस में, अलग अलग पोर्शंस में, जहां पे अलग अलग जैसा भी सेल्स होगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होगा, ठीक है। जैसे हम लोग स्किन में है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मल सेल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हम लोग का एपिडर्मिस है, फिर हम लोग का उसके बाद क्या है, नीचे में एक और लेयर है, ठीक है, डर्मिस है, ठीक है, तो डर्मल टिश्यूज का बना हुआ है। तो ऐसे करके क्या होता है हम लोग का, जहां जहां पे भी पूरे बॉडी में हर एक पार्ट में जहां जब भी सेल्स दिख रहा है तुमको, जो सेल्स जिस पोर्शन में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम है, ठीक है। तो इतना तुमको ध्यान रखना है कि हम लोग के पूरे बॉडी का जो स्ट्रक्चर्स डिफाइन कर रहा है वो कौन है, सेल्स है, ठीक है। तो देखो पहला यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी क्या है, एक स्टडी करते हैं, बायोलॉजी के अंदर किस चीज की स्टडी करते हैं लोग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में। अब बोलोगे सर हम लोग बायोलॉजी के अंदर में नॉन लिविंग का स्टडी क्यों नहीं करते, ठीक है। देखो बायोलॉजी जो होता है हम लोग का, हम लोग बायोलॉजी क्या है, साइंस, ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी के अंदर में अगर हम एक बायोलॉजी का बात करें तो ये जो बायोलॉजिकल दुनिया है, ये जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, ठीक है, ठीक, ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये डाइवर्सिटी के अंदर में अगर हम इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड की बात करें तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सब के सब क्या है, वो सब के सब सेल्स के बने हुए हैं, ठीक है। और याद रखना जो भी ऑर्गेनिजम्स सेल्स का बना हुआ है वो सब का सब लिविंग कंसीडर्ड होगा, वो सब का सब लिविंग कंसीडर्ड होगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि याद रखना जो सेल्स है हम लोग का वो एक लिविंग यूनिट है, ठीक है, वो जीवन है, उसमें जीवन है, उसमें लाइफ है, ठीक है ना। उसके अंदर वो जीवन का वो सारा एक्टिविटीज चल रहा है जिससे हम लोग का पूरा लाइफ बन रहा है, जिससे हम लोग का पूरा लाइफ का एक्टिविटीज चल रहा है, ठीक है ना। हम लोग अपने काम, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, अपने लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, वॉकिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक, किसी चीज को देख रहे हैं, तो सब चीज में क्या किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक चीज को, हर बॉडी में हर एक फंक्शंस को प्रोवाइड करने के लिए कौन रोल प्ले कर रहा है, सेल्स प्ले कर रहा है, ठीक है, सेल्स काम कर रहा है, ठीक है। जैसे हमको किसी चीज को देखना है, ठीक है, तो हमारे थ्रू जो किसी एक्टिविटी किया जा रहा है, किस चीज की एक्टिविटी, देखने का, हम लोग किसी चीज को देख रहे हैं, तो किस वजह से हो रहा है, सेल की वजह से हो रहा है। अगर हम लोग का जो बॉडी का फंक्शंस है वो पूरा का पूरा फंक्शन, ठीक है, टोटली डिपेंडेंट ऑन द सेल्स, हम लोग के पूरे बॉडी का जो फंक्शंस है टोटली डिपेंडेंट ऑन द सेल्स। हम लोग किसी भी काम को कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है सेल्स के ऊपर में, ठीक है। हम लोग लिविंग है, हम लोग क्या है, लिविंग है, क्यों, क्योंकि हम लोग लिविंग क्यों है, हम लोग क्यों जी रहे हैं, क्योंकि हम लोग के अंदर क्या है, लिविंग सेल्स प्रेजेंट है, हम लोग के अंदर क्या है, लिविंग सेल्स प्रेजेंट है। तो याद रखना अगर हम लोग बोले बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो नॉन लिविंग एंड लिविंग, अभी आगे हम लोग देखेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या डिफरेंस है, ठीक है। अभी एक और चैप्टर हम लोग का बायोडाइवर्सिटी वाला, ठीक है, तो उसमें हम लोग पूरा लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर क्या क्या एक फीचर्स हमको डिस्कस करना है, हर एक बात को डिस्कस करना है जो लिविंग के अंदर होता है और नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता है। हाउ कुड यू डिफरेंशिएट
लिविंग फ्रॉम द नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स में ऐसा क्या चीज होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे पता है, यहाँ पे तुम्हारा ओवर आइडिया, ओवरव्यू हम लोग देंगे यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे तुमको बस इस चैप्टर को बस समझने में आसानी हो, ठीक है। ऐसे भी जो सेल्स चैप्टर है तुमको बहुत बेसिक्स में बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है, तो हम ज्यादा लेंथी लेके नहीं जाएंगे क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा करा देगा, ठीक है। तो हम लोग जितना अभी जो ओवरव्यू दे रहे तुम लोग, ठीक है, जो भी इंट्रोडक्शन देंगे वो शॉर्ट में देंगे, ठीक है, और फटाफट हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया? तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी के अंदर में हम किसका स्टडी करते हैं, बोलो, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स में लाइफ है, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स में लाइफ है, उन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहाँ पे डाल दिए, बायोलॉजी के अंदर डाल दिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास क्या है, लिविंग सेल्स है, ठीक है। अब ये लिविंग सेल्स का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग का वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी जैसे हम लोग आगे की तरफ पॉइंट को, ठीक है, प्रोग्रेस करेंगे, वैसे सारा पॉइंट तुमको क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, इट इज अ सेल थ्योरी, ठीक है, इट इज अ सेल थ्योरी दैट एम्फसाइज्ड the unity of underlying, ठीक है, the unity of underlying this diversity of the form, example the cellular organizations of all the life form, ठीक है। देखो इसका क्या मतलब होता है, देखो इसका क्या मतलब होता है, हमारा जो बॉडी, अभी मैंने बताया कि हमारे बॉडी का जो फॉर्मेशंस है, ठीक है, हमारे बॉडी को बनाने वाले जो यूनिट्स है, वो यूनिट्स क्या है, सेल है, वो इकाई क्या है, सेल्स है। मतलब हमने पूरे बॉडी का जो स्ट्रक्चर्स बना हुआ है, वो छोटे छोटे कई सारे यूनिट्स, कई सारे सेल्स के यूनिट से मिलकर के क्या बन रहा है, पूरा बॉडी बन रहा है। तो हम लोग के बॉडी का जो स्ट्रक्चर्स बन रहा है वो सिंगल यूनिट से बन रहा है, ठीक, वो सिंगल यूनिट से बन रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और इसी सेल्स का, ये जो सेल्स है जो हम लोग पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर रहा है, इसी सेल्स का हम लोग बॉडी में क्या होता है, फंक्शंस होता है, ठीक है। अभी बताया ना, हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं, तो वो किसके, हम लोग का बॉडी का जो फंक्शंस है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर सेल्स काम करना बंद कर दे तो हम लोग का बॉडी का फंक्शंस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग का पूरे बॉडी का जो फंक्शंस है, सारे एक्टिविटीज है, ठीक है, जिससे कि हम लोग का लाइफ फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, वो सब का सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर्स कौन बना रहा है, सेल्स बना रहा है, और पूरे बॉडी के अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म किया जा रहा है किसके थ्रू होगा, सेल्स के थ्रू हो रहा है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या बोल सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। जितने भी लिविंग बीइंग, ऑल द लिविंग बीइंग, सभी लिविंग बीइंग जो जिंदा है, जिसमें लाइफ है, जिसमें जो जीवन जी रहा है, सब में लिविंग सेल्स है, और इसी लिविंग सेल्स के हिसाब से, के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव कर रहा है, वो लिविंग कंसीडर किया जा रहा है, जिसको बायोलॉजी के अंदर हम लोग इंक्लूड किया है, ठीक है। तो सेल थ्योरी, देखो सेल थ्योरी यही बात बताता है, सेल थ्योरी यही बोलता है कि जो हम लोग के पूरे बॉडी के फॉर्मेशंस है, पूरे बॉडी का जो स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है, वो सेल ही बना रहा है, ठीक है, वो सेल से बना रहा है, और इन सारे सेल से ही मिलकर क्या बनता है, पूरे बॉडी का फंक्शंस परफॉर्म होता है, ठीक है। तो सेल थ्योरी हम लोग को यही बताता है, ठीक है। तो इतना तुमको ध्यान रखना है, ये लिविंग के लिए बात की गई। जैसे तुम लोग देखोगे, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, एक बिल्डिंग का, ठीक है, एक मंजिला होता है ना, मकान होता है, घर होता है, ठीक है, उसको बनाने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ता है, ठीक है, ब्रिक्स, ईंट, ठीक है, ब्रिक्स या ईंट की जरूरत पड़ता है ना। एक घर को बनाने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ता है, तुमको एक छोटा छोटा ब्रिक्स की जरूरत पड़ता है, छोटे छोटे ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ब्रिक्स अरेंज होते हैं आपस में, ठीक है, तो क्या बन जाता है, एक वॉल बन जाता है, ठीक है, एक वॉल बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, एक एक ब्रिक्स को, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में, लाइन बाय लाइन हम लोग अरेंज करते हैं, और बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐसे सीमेंटिंग मटेरियल को ऐड करते जाते हैं, ताकि ये जो ब्रिक्स है वो एक दूसरे से क्या हो जाए, अटैच हो जाए, ठीक है ना। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि तुम खाली ब्रिक्स रख दिए और फिर उसको पूरा बिल्डिंग खड़ा कर दोगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जब तक तुम उसको अटैच नहीं करोगे, ठीक है, तो वो वॉल क्या होगा, कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, वो वॉल खड़ा नहीं होगा, नहीं तो फिर आगे चल क्या हो जाएगा, वॉल गिर जाएगा। तो फाइनली क्या करते हैं लोग, तो एक बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या होता है, कई सारे ब्रिक्स को हम लोग ऐड करके एक वॉल बनाते हैं। इसी तरह कई सारा वॉल बनता है, एक स्क्वायर एरिया बनता है, फिर धीरे धीरे वो बिल्डिंग तैयार हो जाता है, फिर वो मंजिल मकान तैयार हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम बोले बिल्डिंग जो बन रहा है उसका स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है, मतलब ये बिल्डिंग को बनाने का जो स्ट्रक्चर, ये जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है, ठीक है, कोई भी जैसा भी स्ट्रक्चर, स्क्वायर है, ठीक है, तुम बिल्डिंग का जैसा भी तुम स्ट्रक्चर डिफाइन करो, जैसा भी स्ट्रक्चर बनाओ, सारा स्ट्रक्चर्स को बनाने वाले जो सिंगल यूनिट है वो क्या है, सेल है। सारे स्ट्रक्चर्स को बनाने वाला क्या है, सेल है। छोटा छोटा ब्रिक्स, मतलब ये क्या हो गया, ये जो ब्रिक्स है वो इस बिल्डिंग के लिए क्या हो जाएगा, सिंगल यूनिट हो जाएगा,
ठीक है, ये जो छोटा छोटा ब्रिक्स दिख रहा है वो बिल्डिंग के लिए क्या हो जाएगा, एक सिंगल यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे ब्रिक्स मिलकर के, छोटे छोटे यूनिट्स ऑफ ब्रिक्स मिलकर के पूरे बिल्डिंग के फॉर्मेशन, पूरे बिल्डिंग को बना रहा है। सेम टू सेम हम लोग के बॉडी में वैसे ही होता है, छोटे छोटे सेल्स मिलकर के, जैसे ब्रिक्स मिलकर पूरे बिल्डिंग को बना रहा है, सेम टू सेम हम लोग के बॉडी में भी क्या होता है, छोटे छोटे सेल्स मिलकर के पूरे स्ट्रक्चर, पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर देता है। क्लियर है ना? और ये सेल्स अपने बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। बोलो क्लियर है ना? कुछ ऐसे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ पे कुछ कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या फिर कुछ ऐसा, ठीक है, कहीं पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है, सब कुछ अच्छा क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग का यहाँ पे देखो, अच्छा तो यहाँ पे एक पॉइंट देखो और कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि जो सेल है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग बीइंग है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉमन पॉइंट बना, ठीक है, यहाँ पे कॉमन चीज बना, तो हम लोग बोल सकते हैं सर वो क्या है कॉमन चीज। देखो हम लोग अभी यहाँ क्या चीज स्टडी कर रहे हैं, सेल्स की स्टडी कर रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी में ठीक एक पॉइंट पे समानता है, एक पॉइंट पे, ठीक है, एक सिमिलरिटी है, किस चीज पे, सेल्स पे। जब हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में सेल्स का स्टडी किए, ठीक है ना, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है। देखो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा जो वर्ल्ड है, दुनिया, ठीक है, इस पूरे दुनिया में क्या है, पूरे वर्ल्ड में क्या है, ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, इस पूरे वर्ल्ड में क्या है, ऑर्गेनिजम्स है, नहीं है। देखो जैसे तुम बात करो ह्यूमन की बात करो, ये पूरा जो वर्ल्ड पूरी दुनिया में है, ठीक है, पूरी दुनिया में क्या है, ह्यूमन का पॉपुलेशन है, इस अर्थ के ऊपर क्या है, ह्यूमन का पॉपुलेशन है। और देखो यहाँ पे हर एक ह्यूमंस का भी क्या बहुत सा वैरायटी है, ह्यूमन तो सभी एक सेम स्पीशीज है, लेकिन सबका क्या अपना वैरायटी है। ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो वहाँ कुछ अलग तरह के लोग दिखेंगे तुमको, अफ्रीका में जाओगे तो वहाँ पे कुछ अलग तरह के लोग दिखेंगे, ठीक है, वेस्ट इंडीज में जाओगे तो वहाँ के लोग अलग दिखेंगे, श्रीलंका में जाओ तो अलग दिखेंगे, बांग्लादेश में जाओगे अलग दिखेंगे, पाकिस्तान में जाओगे तो वहाँ के लोग कुछ अलग टाइप के होंगे। तो बोले का मतलब यहाँ पे ये एक बात हो रहा है कि एक ही इसी दुनिया में देखो कितनी टाइप के लोग हैं, इसी दुनिया में क्या है, कितना वैरायटी है ह्यूमन का, ठीक है, इसी को लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी, एक कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी है, ठीक है। कहीं भी जाओगे तो कुछ नए टाइप कुछ देखने मिलेगा। एक तुम तो अगर बात करो यहाँ पे तो इस पूरे यूनिवर्स में क्या है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स है। अपने इंडिया में ही तुम बात करो, ठीक है, तो जैसे हम लोग के यहाँ पे क्या है, टाइगर है, लायन है, ठीक है, स्नेक्स है, बर्ड्स है, और भी बहुत सारे बर्ड्स की क्वालिटी है। अब तुम कुछ ऐसे भी बर्ड्स है, कुछ ऐसे भी एनिमल्स है जो हमारे इंडिया में नहीं है, बाहर फॉरेन कंट्री में, ठीक है, फॉरेन कंट्री में। अब तुम वहाँ पे फॉरेन कंट्री में जाओगे, ठीक है, अफ्रीका में जाओगे तो वहाँ पे देखोगे जो ऐसा सा वैरायटीज का ऑर्गेनिजम्स है, ऐसा सा कुछ नया स्पीशीज है जो यहाँ पे नहीं है हम लोग पास। तो ये पूरा वर्ल्ड में क्या है ना, ये पूरी दुनिया में क्या है, एक डाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स का। किसी भी एरिया में जाओ, किसी भी एक जोन में जाओगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक वैरायटी दिखेगा, तुम्हें एक डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिजम्स दिखेगा तुमको, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स का जो वैरायटी बन रहा है ना, इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि ये जो पूरा ऑर्गेनिजम्स का जो एक जोन है ना, जहाँ पे पूरा एकदम पूरा फैला हुआ है, ह्यूमन से लेकर के पूरा एनिमल से लेके पूरा बर्ड से लेके फिर तुम्हारा इंसेक्ट तक, ठीक है, एक ग्रेट डाइवर्सिटी है इसके अंदर में, ठीक है, जो अलग अलग तरह के तुमको यहाँ पर चीज देखने को मिलेगा, अलग तरह का इंसान देखने को मिलेगा, अलग तरह का जानवर देखने को मिलेगा, एक डाइवर्सिटी को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, जितने भी बायोडाइवर्सिटी के अंदर में जो भी ऑर्गेनिज्म डाला गया है सबका सब कैसा है, लिविंग है, क्योंकि हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, बायोलॉजी का, ठीक है ना। नाम से पता चला बायोडाइवर्सिटी, बायो मींस क्या हो गया, जहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे भी जो लिविंग थिंग्स होगा वहाँ पे उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर लिविंग वाला प्रॉपर्टी कौन शो कर रहा है, सेल, ठीक है ना। तो अब तुम बात करो इस बायोडाइवर्सिटी में कौन से एक पॉइंट है, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर में जो सेल्स होगा सब में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग बायोडाइवर्सिटी में एक पॉइंट पे समानता है, एक पॉइंट पे सिमिलरिटी है, ठीक है, किस चीज पे, जब हम लोग सेल्स की स्टडी कर रहे थे। तुम अगर सेल्स का स्टडी करोगे तो जितना भी बायोडाइवर्सिटी के अंदर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, सबके पास सेल होगा, और जिसके पास भी सेल होगा वो सब का सब कहाँ आ गया, बायोडाइवर्सिटी के अंदर में है। और जो भी बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स है उन सब के पास क्या होगा, सेल्स होगा। तो एक पॉइंट है वो सेल्स, जिसके ऊपर क्या है हम लोग का एक सिमिलरिटी है, ठीक है। तो हम लोग सेल्स के बेसिस पे अगर बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के अंदर में, तो
यहाँ पर जो एक सिमिलरिटी है वो किस बेसिस पे हम लोग का सेल्स पे है, ठीक है। जब हम लोग सेल्स का स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी दिख रहा है, क्लियर है बात? अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेल्स जो आल्सो क्रिएटेड अ सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड द लिविंग फिनोमेना फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब ये क्या है, अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, अलग अलग तरह के जीव प्रेजेंट है, ठीक है। और इन डाइवर्सिटी में एक चीज हमको कॉमन निकलते हुए दिखाई पड़ रहा है, वो क्या है, वो क्या है, सेल्स। ये सभी जीवों को बनाने वाली इकाइयां हैं, सभी जीव को बनाने वाले क्या है, यूनिट्स है। इस यूनिट्स को हमने क्या कहा, सेल्स का। इस यूनिट्स को हमने क्या कहा, सेल्स का। तो अब तुम यहाँ पे देखो जो सेल्स है, अब तुम यहाँ पे बोलोगे सर अभी जो आप बताया सर जो बिल्डिंग है वो तो नॉन लिविंग है और सेल्स क्या लिविंग है। अब तुम यहाँ पे बता रहे जो लिविंग थिंग्स है उसमें लिविंग सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। जो लिविंग थिंग्स उसमें लिविंग सेल्स प्रेजेंट है, और जो लिविंग सेल्स है उसमें क्या चल रहा होता है, उसमें एक क्षमता होता है, क्या चीज का, कॉन्शियसनेस का, किसी चीज को समझने का, ठीक है। उसके अंदर इरिटेबिलिटी होता है, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, ठीक है। तो उनके अंदर ऐसा बहुत कुछ होता है, किसके अंदर, लिविंग सेल्स के अंदर में, जिससे कि सेल्स वो लिविंग वाला जो प्रॉपर्टी है वो शो करता रहता है, जिससे हम लोग का लाइफ क्या होता है, बना रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग जो भी फंक्शंस कर रहे हैं, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, या तो वो सेल्स के थ्रू ऑपरेट हो रही होती है, या तो फिर वो ग्रुप ऑफ सेल्स के थ्रू ऑपरेट हो रही होती है, ठीक है। हम लोग जो भी काम करते हैं या तो वो सेल्स के थ्रू ऑपरेट होता है, या फिर वो ग्रुप ऑफ सेल्स के थ्रू ऑपरेट हो रहा होता है। जैसे तुम देखोगे कि जो लीवर है, ठीक है, लीवर को बनाने वाले क्या होगा, लीवर को बनाने वाले क्या होगा, बहुत सारे सेल्स होंगे। जैसे मान लो हम यहाँ पे लीवर बनाते हैं, ठीक है, मान लो क्या है, लीवर है। अब इन लीवर में क्या होगा, बहुत सारा लीवर्स में बहुत सारा सेल्स होगा। अभी हम क्या बोले, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं या तो वो सेल्स के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, या तो फिर वो ग्रुप ऑफ सेल्स के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। अगर वो ग्रुप ऑफ सेल्स के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, दैट मींस वहां पे बहुत सारा सेल्स होगा। वहां पे क्या हो सकता है, टिश्यू लेवल दिखेगा तुमको, या तो फिर वहां पे ऑर्गन लेवल दिखेगा। तो लीवर के अंदर भी जो बहुत सारे सेल्स मिलकर जो लीवर का फंक्शंस कर रहा है, जिससे कि लीवर फंक्शंस कर रहा है, ठीक है, उन सेल्स को बोलते हैं क्या, हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट, ठीक है। हेपेटोसाइट में बताया ना, बॉडी के अंदर में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। सभी सेल्स है, लेकिन बॉडी के अलग अलग प्रोसेस में, ठीक है, अलग अलग फंक्शंस करने की वजह से, अलग अलग शेप की वजह से क्या हो रहा है, इनका अपना एक नाम है, ठीक है। अगर ये सेल्स लीवर में, तुम लोग क्या बोलते हैं इसको, हेपेटोसाइट, क्लियर है, हेपेटोसाइट। कनेक्शन है, तो हम लोग के अंदर जो भी काम हो रहा है, या तो ग्रुप ऑफ सेल्स के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, या तो फिर वो सेल्स के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताया यहाँ पे एक लीवर है, इस लीवर को बनाने के लिए यहाँ पे कई सारे सेल्स, ठीक है, आपस में ग्रुप बनाएंगे, तभी तो ये लीवर बना होगा। क्योंकि अभी हम बताया ना, किसी भी चीज का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, सेल्स होता है। तो ये लीवर है, जो लीवर का स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, सेल्स है। और इन सेल्स का नाम हमने क्या दिया, हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट इज अ सेल्स, किसका सेल्स है, लीवर का सेल्स है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे कि हमारा लीवर क्या कर रहा है, फंक्शंस कर रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, दिस, तो इससे तुम क्या पता चला, सेल्स से क्या है, यहाँ पे देखो पॉइंट लिखा हुआ मिस्ट्री। इसका मतलब क्या होता है, मिस्ट्री का मतलब होता है एक रहस्य। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, एक रहस्य, एक स्टोरी, एक सीक्रेट, जो सब कहाँ छिपा हुआ है, सेल्स के अंदर छिपा हुआ है। अब इस रहस्य को, इस स्टोरी को अगर तुम्हें जानना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, सेल्स को क्या करना होगा, ओपन करना होगा, सेल्स को खोलना पड़ेगा, सेल्स को सेपरेट करना होगा, उन सारे कंपोनेंट्स को तुमको देखना पड़ेगा, और फिर उन सारे रहस्य को, उन सारे मिस्ट्री को तुम इजीली स्टडी कर पाओगे, उसके बारे में जानकारी कर पाओगे, उसको समझ पाओगे अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब क्या है, देखते हैं। दिस मिस्ट्री वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द लिविंग फिनोमेना टू बी डेमोंस्ट्रेटेड और ऑब्जर्व, ठीक है। इस लाइन को तुम अगर देखोगे तो तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये लाइन जो यहाँ पे, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को तुम अगर यहाँ पे रीड करोगे तो तुमको कुछ भी क्लियर नहीं होगा, लगेगा क्या बोलना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। अब देखो इसका मतलब समझते हो लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तुम लोग देखो इस लाइन का जो मतलब यहाँ पे समझाएगा तो कितना सिंपल रहेगा तुमको, लगेगा सर वाह कितना चीजें सिंपल समझाया सर, पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि हम लोग का जो बॉडी है, ठीक है, हम लोग का
अगर हम लोग को किसी ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, किसी ह्यूमन बॉडी को समझना है, अगर हमको किसी ह्यूमन बॉडी को समझना है तो हमको कहाँ पे जाना होगा? हमको सेल्स के लेवल तक जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो तुमको कोई ह्यूमन बॉडी दिया गया, ठीक है, तुमको उस ह्यूमन बॉडी को समझना है या फिर उसके फंक्शन को समझना है, कैसे वो काम कर रहा है ह्यूमन बॉडी, तो तुमको उसको ह्यूमन बॉडी से तुम कहाँ जाना होगा? सेल्स पे जाना होगा। बोलो सर क्यों है सेल्स पे जा रहा है? अरे ह्यूमन बॉडी कौन बना रहा है? सेल्स बना रहा है। एक ह्यूमन बॉडी सारे एक्टिविटीज किस वजह से हो रहा है? शो कर रहा है, सेल्स की वजह से कर रहा है। तो अगर हम लोग एक ऑर्गेनिज्म के अंदर में सेल्स तक पहुंच जाएंगे तो उस ह्यूमन तक हम पहुंच जाएंगे, उसके फंक्शन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हम अभी हम क्या बताएं, अगर तुमको एक ह्यूमन बॉडी को जानना है, उसके फंक्शन को समझना है, ठीक है, तो तुमको सेल्स के लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो हम लोग का जो साइंस है वो इतना आगे तक चला गया है कि हम लोग सेल्स के अंदर पहुंच करके बायोमोलिक्यूल्स को समझते हैं, ठीक है। अब बोले सर बायोमोलिक्यूल्स क्या है? आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, सब बताएंगे। अभी फिलहाल जितना समझा रहे हैं बस उतना ही समझना है, ठीक है। बाकी का जो कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कोई पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे कुछ पॉइंट है जैसे समझ नहीं आया, ठीक है, उसको हम फिर आगे डिस्कस करेंगे, उसके लिए टेंशन लेनी है। बस यहाँ पे इस लाइन का क्या स्टोरी छिपा हुआ है, इस लाइन के अंदर क्या सीक्रेट छिपा हुआ है, तुमको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। एक कहानी, जो भी हम सब पढ़ा रहे हैं, एक स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है, वो सारे स्टोरीज यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बताए, अगर तुमको एक ह्यूमन बॉडी को समझना है तो सबसे पहले हमको उसके फंक्शन को समझना है, तो हमको सबसे पहले सेल्स के लेवल तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग का जो साइंस है वो इतना आगे तक चला गया है कि हम लोग सेल्स के अंदर पहुंच करके बायोमॉलिक्यूल्स को समझ रहे हैं, और बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर पहुंच करके उन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को समझ रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम एक शरीर की केमिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। टोटल अगर हम बात करें तो हम पूरे शरीर की केमिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक बात देखो यहाँ पे, तुम जहाँ पे एक सेल्स के अंदर में हर एक सेल्स के अंदर में जो भी केमिकल्स प्रेजेंट होगा, हर एक सेल्स के अंदर में जो केमिकल्स प्रेजेंट है वो सेल्स के अंदर में कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या उन सारे केमिकल्स जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, उन सारे केमिकल्स को मिलाकर हम लोग आर्टिफिशियली सेल्स क्रिएट कर सकते हैं? नहीं। अभी तक हम लोग सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग सब हर एक सेल्स को देख सकते हैं, सेल्स के सारे कंपोनेंट्स को स्टडी कर सकते हैं, उनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, उन सारे कंपोनेंट्स से क्या क्या फंक्शंस है, सभी चीज को हम लोग जानते हैं। लेकिन जितने सारे केमिकल्स एक सेल्स के अंदर में या एवरी सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, उन सारे केमिकल्स को मिला करके लैब में हम लोग उस आर्टिफिशियली सेल्स को क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अभी तक ये चीज पॉसिबल नहीं पाया। अभी तक हम लोग हर चीज के ऊपर काबू पा चुके हैं, ठीक है, हर चीज को लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन कैसे एक्टिव है, ह्यूमन कैसे काम कर रहा है, एक सेल्स के अंदर में क्या क्या चल रहा होता है, सब कुछ हम लोग को मालूम है। लेकिन हमको आर्टिफिशियली अगर हम चाहे इन सारे केमिकल से मिलकर एक सेल्स को बना दे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे निकल कर आया, वो क्या है? सेल्फ फ्रैक्शनेशन, ठीक है। सेल्फ फ्रैक्शनेशन क्या होता है, ठीक है। देखो सेल्फ फ्रैक्शनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ फ्रैक्शनेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट सेलुलर कंपोनेंट्स while preserving individual functions of each component, ठीक है। इस लाइन का जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? देखो इसका यहाँ पर क्या मतलब है, देखो सेल्फ फ्रैक्शनेशन का मतलब क्या होता है। अभी हम लोग आगे क्या पढ़े? सेल्स हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जो डायरेक्शन है वो कहाँ है? सेल्स की तरफ है। हम लोग अभी सेल्स के अंदर जा रहे हैं, सेल्स के अंदर एंट्री कर रहे हैं। अब हम लोग सेल्स के अंदर में क्या क्या हो रहा है, सेल्स के अंदर में एक सेल्स कैसे काम कर रही है, एक सेल्स के अंदर में क्या क्या केमिकल्स है, क्या क्या कंपोनेंट्स है, कितने कितने टाइप्स के ऑर्गेनेल्स है, उन सारे ऑर्गेनेल्स का क्या क्या फंक्शंस है जिससे कि सेल्स का फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, और एक सेल्स हमारे बॉडी के लिए काम कर रहा है, ठीक है। एक सेल्स हम लोग का, एक सेल से हमारा बॉडी नहीं चल रहा है, मतलब एक सेल से पता चल जाएगा तो सारे सेल्स का अंदर वही सिम्पल एक्टिविटीज है। तो अब ये एक सेल्स का पता चल गया, मतलब वो सारे सेल्स मिलकर के एक बॉडी के अंदर कैसे काम कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या देखें लोग, अब हम लोग सेल्स के अंदर एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। सेल्स के अंदर एंट्री करेंगे तो क्या देंगे, वहां पे एक टर्म निकल के गया है सेल्फ फ्रैक्शनेशन। सेल्फ फ्रैक्शनेशन इज अ प्रोसेस, सेल्फ फ्रैक्शनेशन तो एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जब भी कोई काम चले ना, जब किसी कोई ऐसा काम जहाँ उस काम को कंप्लीट करने के लिए कुछ, ठीक है, कुछ फॉलोइंग इवेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ इवेंट्स को, कुछ घटना है जो इंसिडेंट्स है उसको फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। और जिस इवेंट्स के थ्रू कोई काम कंप्लीट किया जा रहा है उसे प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो सेल्फ फ्रैक्शनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग सेल्फ कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। सेल्फ फ्रैक्शन कौन सा सुना क्या आपने? सेल्फ फ्रैक्शनेशन एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग
सेल्स के कंपोनेंट्स को, ठीक है, बाहर निकालते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब बोलो सर इसको सेपरेट कैसे करते हैं, क्यों सेपरेट कर रहे हैं? क्योंकि हमको क्या करना है, एक सेल्स का स्टडी करना है, सेल्स के कंपोनेंट का स्टडी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स के कंपोनेंट को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे हम लोग, उसको डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे जो प्रोसेस हम लोग कैसे उसको सेपरेट करते हैं। तो सेल्फ एक्सेशन वो टेक्निक है जहां पर लोग सेल्स के कंपोनेंट को बाहर निकालते हैं, उसको अलग करते हैं, सेल्स अलग करते हैं, और कुछ कंपोनेंट्स सेल्स के अंदर से जो बाहर निकले हैं ऐसा भी होता है उसमें जो कुछ समय के लिए काम कर रहा होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, नाम सुने होगा तुम लोग, जिसको लोग पावर हाउस ऑफ ए सेल कहते हैं। अभी तो तुम लोग 9 में पढ़ के आए हो, ठीक है, 10 में भी इसका रिवीजन चैप्टर था, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर 10 के अंदर में। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो बच्चों ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो बाहर निकलने के बाद भी, सेल से बाहर निकलने के बाद भी क्या होता है, वो कुछ देर तक थोड़ा सा एक्टिविटीज को शो करते हैं, थोड़ा सा काम वो करते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक नहीं करेंगे, फिर वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमको एक सेल्स के कंपोनेंट का स्टडी करना होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सेल्फ फ्रैक्शनेशन टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। अब जब हम लोग कैसे इस टेक्निक के थ्रू हम लोग कैसे इस टेक्निक को यूज करके हम लोग सेल कंपोनेंट को बाहर करेंगे, ठीक है, सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है। तो सेल्फ फ्रैक्शनेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो सेलुलर कंपोनेंट्स है उसको हम लोग सेपरेट कर लिए। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, सेल्स कंपोनेंट सेपरेट करने के बाद हम उसका आगे क्या करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में क्या किया हम लोग, जो सेल्स कंपोनेंट को हम लोग सेल्फ फ्रैक्शनेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट किए उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिए, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग डिसरप्ट कर देंगे, डिसरप्ट मतलब तोड़ देना। इन सारे सेल्स को जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला गया इसको हमें तोड़ना है, ठीक है ना, इसको और ज्यादा, ठीक है ना, सेल्स के कंपोनेंट को तुम सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो सेपरेट करने का जो पूरा प्रोसेस है जहां पर सेल्स कंपोनेंट सेपरेट हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ फ्रैक्शनेशन, ठीक है। अब क्या करें हम लोग, अब सेल्फ फ्रैक्शनेशन प्रोसेस के थ्रू सब सारा फाइनली सेलुलर कंपोनेंट सेपरेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अभी कंपोनेंट सेपरेट कैसे होगा वो दिख रहा है। तो टेस्ट ट्यूब में हम लोग सेल्स को लिए, टेस्ट ट्यूब में सेल्स को लेने के बाद क्या सारे सेल्स को हम क्या कर दिए, यहाँ पे डिसरप्ट कर दिए, तोड़ दिए, सबको छोटे छोटे कंपोनेंट तोड़ दिए। तोड़ने वाले जो प्रोसेस उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनाइजेशन। जिस प्रोसेस के थ्रू हमने सेल्स को डिसरप्ट किया, होमोजेनाइजेशन, होमोजेनाइजेशन, ठीक है। तो होमोजेनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या किया, सेल्स के कंपोनेंट को हम लोग सेपरेट कर लिया। अब सेपरेट करने के बाद आगे जो लिक्विड मिला, ठीक है, सेपरेट करने के बाद जो सेल्स कंपोनेंट को सेपरेट किया जिसको हम लोग होमोजेनाइजेशन बोले। अब इसके बाद जो आगे, ठीक है, जो लिक्विड मिला, तोड़ने के बाद जो लिक्विड मिला जिसमें जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर में सेल्स कंपोनेंट को तोड़ा गया, ठीक है, उन कॉम्बिनेशंस को मिलाकर तो क्या बोले, उसको बोले क्या, होमोजेनेट, होमोजेनेट, ठीक है, क्या बोले उसको लोग, होमोजेनेट। अब ये जो होमोजेनेट है, ये जो होमोजेनेट मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें सारा सेल्स क्या हो गया, अब एक दूसरे से सेपरेट आउट हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थर्ड टेक्निक यूज करेंगे यहाँ पे, क्या, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है, तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे आगे, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो एक फोर्स होता है, दो टाइप का फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच एक्ट टुवर्ड द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स व्हिच एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर इसको बोलते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दो तरह के फोर्स काम करते हैं। ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ काम कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा फोर्स जो अवे फ्रॉम द सेंटर काम कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसी तरह का कुछ नाम है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स का भी यहाँ पे वही काम है, जो अब सारे सेल्स टूट चुके हैं, होमोजेनेट मिक्सचर मिल चुका है, ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशंस मिले जहाँ पे सेल्स और कंपोनेंट सब मिक्सअप है, ठीक है। अभी सब सेल्स का कंपोनेंट तो अलग अलग हो चुका है, लेकिन अभी इन सब कंपोनेंट को अलग अलग करना है ना, सेपरेट करना है आपको, एक अलग अलग जोन पे लेके जाना है सबको, ठीक है, एक अलग अलग लेवल पे लेके जाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इक्विपमेंट यूज करेंगे। इस इक्विपमेंट का नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक मशीन होगा जिसके थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पे एक मशीन मान लीजिए ऐसा होगा, मान लीजिए फैन लाइक होगा, ठीक है, अंदर में क्या होगा, ऐसा कुछ फैन लाइक होगा, इसमें क्या होगा, ऐसे ब्लेड्स होगा, ठीक है। अब इस सेंट्रीफ्यूगल ये जो फैन वाला ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है इसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट किए तो ये क्या होगा, रोटेट करना शुरू कर देगा टेस्ट ट्यूब के अंदर में।
जब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर रोटेट करेगा तो ये जो कॉम्बिनेशंस है जहां पर सेल एंड उसके साथ में जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो सब का सब रिवर्सली क्या हो जाएंगे, एजिटेट हो जाएंगे। ठीक है, एजिटेट मतलब ये जो इसका फैन ऑन होगा ना, ये बाहर सब कुछ सब सारे सेल्स को क्या होगा, बाहर की तरफ ये जो फैन ऑन होगा ना, तो देखना जब मिक्सचर में से देखना तुम लोग, ठीक है ना, मिक्सचर इसके अंदर हम लोग मसाला वगैरह क्या करते हैं उसमें हम लोग, ठीक है, पीसते हैं, मिक्सिंग करते हैं, ठीक है, इसको तोड़ते हैं, ठीक है, जितने सारे मसाला जो होता है हम लोग का, अदरक है, ठीक है, जिंजर है, गार्लिक है, ठीक है, उनका पेस्ट बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं उसको मिक्सचर के अंदर डाल देते हैं उसके अंदर, ठीक है, डालने से क्या होता है, सारा कंपोनेंट्स क्या होता है, पूरा टूट जाता है, सब एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर वैसे ही है, ठीक है। तो तुम कभी कभी देखना जो जो मशीन चलता है वहां पे, जब उसका फैन ऑन होगा तो तुम देखना जब ऑन होगा ना, तो जो फैंस क्या करेगा, जो भी तुम उसके अंदर में मटेरियल्स डाल रहे हो, सारे मटेरियल्स को बाहर की तरफ धक्का लगाएगा, ठीक है, वो सारे मॉलिक्यूल्स जितने सारे मटेरियल्स है सबको बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर भी जितने सारे कॉम्बिनेशन सेल एंड उसके कंपोनेंट्स को यहाँ पर जब जैसे ही यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल मशीन ऐड मतलब यहाँ पर स्टार्ट होगा, तुरंत क्या करेगा वो विग्रोसली क्या करेगा, वो लिक्विड ये कॉम्बिनेशंस को पूरा का पूरा विग्रोसली एजिटेट कर देगा, उसको पूरा हिला देगा। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा जो हेवियर कंपोनेंट होगा ना, जो बड़ा कंपोनेंट सेल्स का जो बड़ा कंपोनेंट होगा, ठीक है, हेवियर कंपोनेंट होगा, वो नीचे में जाके सेटल डाउन हो जाएगा, वो नीचे में जाके क्या हो जाएगा, सेडिमेंट कर जाएगा। मान लो जो हेवियर कंपोनेंट है वो यहाँ पे आके सेडिमेंट कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट कर ले रहे, ठीक है, ऐसा लेट कर ले रहे, मान लिया तो कोई भी कॉर्ड ले ले, मान लिया क्या हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जस्ट एक लेट कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, ठीक है, जस्ट एक समझने के लिए इमेजिन कर लो, ठीक है। तो जो जितने सारे हेवियर कंपोनेंट्स होंगे वो टेस्ट ट्यूब में नीचे में आकर सेडिमेंट कर जाएंगे, और जितने जो उससे हल्का होगा, ठीक है, जो उससे हल्का होगा वो क्या होगा, उसके ऊपर में होगा, जो उससे हल्का क्या होगा उसके ऊपर में एक जोन में बना लेगा, ठीक है, तो एक लेयर में अरेंज हो जाएगा ऐसे। अब मान लो जो एकदम लाइटर कंपोनेंट्स होगा, जो एकदम लाइटर पार्टिकल्स होगा, एकदम हल्का पार्टिकल्स होगा, वो सब का सब क्या हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब एकदम सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है ना, सबसे ऊपर की तरफ आगे सेडिमेंट करेगा ऐसे। जैसे मान लो क्या हो गया यहाँ पे राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है, तो राइबोसोम सबसे ऊपर में, फिर उसके बाद कोई ऑर्गेनेल है यहाँ पे, फिर उसके बाद एंडोप्लाज्मिक, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो कंपोनेंट्स अलग अलग हुआ था, ठीक है, जो कंपोनेंट्स वहां पे, ठीक है, टूट के सेल से सेपरेट हुआ था, अब उसको फाइनली हम लोग क्या करना है, उसको एक अलग जोन में लेके जाना है, उसको एकदम एक सेपरेट लेवल पे लेके जाना है। उस सेपरेट लेवल पे लेके जाने के लिए क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल वहां पे फोर्स लगाएंगे, किसके थ्रू, एपेटस के थ्रू, मसल्स के थ्रू, इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, समझा। तो देखो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। तुम लोगों ने देखा होगा जैसे कहीं पे एक स्टोन्स में तुम रस्सी बांध करके, ठीक है, उसको दूर फेंको, ठीक है, ऐसे नचा के उसको, ठीक है, उसको सर्कलिंग करके उसको कहीं दूर फेंकोगे, या फिर तुम ऐसा भी ले लो कि जो एक स्टोन लिया है, ठीक है, बहुत लोग ऐसा लोग चैलेंज करते हैं, ठीक है, स्टोन लिया आप तुम कहीं पे क्या, जैसे रिवर साइड है, ठीक है, जहाँ पे तालाब वगैरह है, ठीक है, पानी वगैरह, ठीक है, कौन सबसे ज्यादा दूर तक फेंक सकता है, ठीक है, तो जो स्टोन सबसे ज्यादा भारी होगा वो ज्यादा दूर तक जाएगा, जो हल्का होगा वो कम दूर तक जाएगा, जो और भी हल्का होगा और भी कम दूर तक जाएगा। तो जितना ज्यादा स्टोन जितना ज्यादा हेवियर होगा वो उतनी ज्यादा दूर तक, ठीक है, सेडिमेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो उससे हल्का होगा वो उसके ऊपर होगा, जो उससे भी हल्का होगा ऊपर में होगा, यहाँ पर वैसे ही होगा, ठीक है, जो सेल्स का हेवियर कंपोनेंट्स होगा वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जाके सेटल डाउन होगा, जो उससे हल्का होगा ऊपर होगा, जो एकदम हल्का होगा एकदम सरफेस पे होगा, ठीक है, सॉरी टेस्ट ट्यूब के सरफेस पे होगा, क्लियर। और इसके लिए हम लोग इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाया, यहाँ पे इसमें हम क्या बोले, यहाँ पे डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, यहाँ पर लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू क्या करें, सारे कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करें, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोले, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। बोलो क्लियर इस पार्ट को, यहाँ पे कोई डाउट, ठीक है, कोई डाउट नहीं, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या इस पार्ट में अब देखना हमको, the physiochemical approach to study and understand living organisms is called reductionist biology। दो टाइप का अप्रोच होता है, एक होता है इंटीग्रेटिव, एक होता है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी अप्रोच, ठीक है। देखो इस लाइन में तुमको भी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाइन जो दिख रहा है तुमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से रखना, ठीक है। देखो यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, ये सिर्फ एक दो लाइन का स्टेटमेंट है, लेकिन देखो इस स्टेटमेंट बहुत कुछ छिपा हुआ है। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है वो हम लोग यहाँ पे अच्छी तरह समझते हैं,
ठीक है। यहाँ पे देखो कि ये बोलना क्या चाह रहा है कि हम लोग अगर एक ऑर्गेनिज्म को समझते हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म किससे बनता है, एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए क्या चीज जरूरत होता है, ऑर्गन सिस्टम की जरूरत होता है। ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए हमारी ऑर्गेनिज्म है, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बनता है, ऑर्गन से। ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल पहले लिख देते, उसका एग्जांपल बता देंगे, ठीक है। ऑर्गन को बनाने के लिए क्या चीज जरूरत पड़ेगा हमको, टिश्यू का। टिश्यू किससे बनता है, सेल से, कई सारे सेल से। मतलब टिश्यू का जो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, टिश्यू का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल। ऑर्गन को बनाने वाला टिश्यू, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम बनाने वाला ऑर्गन, एंड ऑर्गेनिजम्स को बनाने वाला ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेल्स, ठीक है, ये सेल्स है, जैसे हम लोग क्या होते स्किन सेल्स, इसका एग्जांपल क्या है, स्किन सेल्स, ठीक है। टिश्यू है, जैसे नर्वस टिश्यू, ठीक है, ब्रेन टिश्यू जिसको बोलते हैं। नर्वस टिश्यू मतलब क्या है, ब्रेन में जो टिश्यू है उसको नर्वस टिश्यू बोलते हैं। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू मतलब वो टिश्यू जहाँ पे क्या होता है, फैट बनता है, फैट स्टोर होता है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, नर्वस टिश्यू हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, ठीक है। मसल्स टिश्यू, मसल्स टिश्यू, ये सब का सब क्या है, ठीक है। ऑल एग्जांपल ऑफ टिश्यू। ऑर्गन में आते हैं, ऑर्गन में क्या करते हैं, जैसे लीवर एक ऑर्गन है, एग्जांपल क्या हो जाएगा, लीवर एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, ठीक है, किडनी एक ऑर्गन है, ठीक है, ये सब एक ऑर्गन है। सर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल क्या कर जाएगा, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और सर सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये सब का सब क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। तो एक सिस्टम, अब देखो ये सब को हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो इतना भी तुमने याद ध्यान देगा, अभी आगे का जो लेक्चर आएगा, टॉपिक आएगा, वहां पे भी इससे सब कुछ डिस्कस होगा, ठीक है। फिर से एक बार तो यहाँ पर देख लो, हम क्या बताएं इस पार्ट का मतलब, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का मतलब। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, कभी कभी बताया ना, किसी चीज को समझने के लिए हम लोग माइक्रो लेवल तक चले जाते हैं, ठीक है, उसके मॉलिक्यूलर लेवल तक चले जाते हैं, ठीक है, एटम लेवल तक चले जाते हैं, ठीक है। और जहां पे हम लोग, जहां पे भी एटम या मॉलिक्यूल्स या फिर किसी, ठीक है, कि एटम या मॉलिक्यूल्स किसी भी स्ट्रक्चर्स का हम लोग, किसी पार्टिकल्स का, ठीक है, जब लोग स्टडी करते हैं तो वहां किसके अंदर स्टडी करते हैं, जैसे तुम एटम्स कहां पढ़ते हो, केमिस्ट्री के अंदर में, एटम मॉलिक्यूल्स का स्टडी कहां करते हो लोग, केमिस्ट्री के अंदर में। कुछ फिजिक्स में भी कहीं पर एटम या मॉलिक्यूल्स का यूज आएगा तुमको वहां पे, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह में क्या होगा हम लोग का, क्योंकि देखो ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, हर एक चीज में, हर एक चीज क्या से बना हुआ है, एटम्स का बना हुआ है, हर एक चीज का, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, ठीक है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे नॉन लिविंग हो, उसमें एटम्स हो गए, ठीक है, उसमें एटम और मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन तुमको दिखेगा। तो जहां पे किसी भी चीज को हम लोग समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एटम या मॉलिक्यूल लेवल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। जैसे तुम बोलोगे सर कैसे, फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करो, अगर एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म को अगर तुम ब्रेक करोगे तो उसको ऑर्गन सिस्टम मिलेगा, देखो ऑर्गन सिस्टम को तोड़ोगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा, उसका स्ट्रक्चरल यूनिट मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स को तुम ब्रेक करोगे तो उसमें क्या मिलेगा तुमको, टिश्यू। टिश्यू को तुम ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा उसमें, सेल। सेल को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, सेल कंपोनेंट। सेल कंपोनेंट के अंदर मतलब क्या हो गया, उसके अंदर सारे बायोमॉलिक्यूल्स होंगे। बायोमॉलिक्यूल्स को तोड़ोगे तो क्या होगा, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होगा। मॉलिक्यूल्स को तुम अंदर देखोगे तो क्या होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बनता है, एटम से। दो एटम्स मिलकर तो मॉलिक्यूल बनता है। अब मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या मिलेगा तुमको, एटम्स मिलेगा। मतलब फाइनली जो हम है वो कहाँ, एक एटम या मॉलिक्यूल लेवल तक पहुंच गया है। किस चीज के लिए, सेल्स को समझने के लिए, ठीक है। तो आज हम बायोलॉजी को इतने डेप्थ लेवल में समझ रहे हैं कि हम बायोलॉजी को समझने के लिए, ठीक है, बायोलॉजी को समझने के लिए, ठीक है, या बोल सकते हो तुम, आज हम लोग बायोलॉजी को इतने डेप्थ लेवल से पढ़ रहे हैं कि हम लोग बायोलॉजी को समझने के लिए एटम मॉलिक्यूल्स का सहारा ले रहे हैं। एटम मॉलिक्यूल्स से हम लोग क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी को समझ रहे हैं, ठीक है। और यही क्या कहलाता है हम लोग का, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ठीक है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है, स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी, ठीक है, जहां पे हम लोग द ब्रांच ऑफ साइंस
द ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी। जहां पे किसी साइंस का वो शाखा, ठीक है, किसी साइंस का वो शाखा, किसी साइंस का वो ब्रांच जहां पर हम किसी सेल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसके फंक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहां पे डालते हैं हम लोग साइटोलॉजी। ठीक है, साइटो मींस होता है सेल, लॉजी मींस क्या होता है स्टडी करना। ठीक है, साइटो मींस क्या हो गया, साइटो वर्ड का मतलब क्या हो गया, सेल हो गया, एंड लॉजी का मतलब हो गया क्या, स्टडी करना। जहां पे हम लोग सेल्स की स्टडी करते हैं, सेल्स मतलब क्या, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वर्ड देखो, स्टडी ऑफ सेल विद मॉलिक्यूलर एंड मेटाबॉलिक एस्पेक्ट्स इज नोन एज सेल बायोलॉजी। और जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां पे हम लोग एक सेल का स्टडी कर रहे हैं लेकिन साथ में उसके मॉलिक्यूल्स का भी, मतलब हम लोग क्या करें, मॉलिक्यूलर लेवल से बात कर रहे हैं, एंड मेटाबॉलिक एस्पेक्ट्स। और मेटाबॉलिक एस्पेक्ट्स का मतलब क्या हो गया, एक सेल्स के अंदर में जुड़े हुए कई सारे जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, लाइक जितना उसके अंदर जितना सारा काम चल रहा है, लाइक जैसे तुम बोल सकते हो मेटाबॉलिज्म्स। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अबोलिज्म मेटाबॉलिज्म की होता है लाइफ की एक्टिविटी है, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो सेल लिविंग प्रोड्यूस नहीं करेगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो सेल के अंदर एनर्जी नहीं बनेगा, एक सेल्स को काम करने की जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उस सेल्स को नहीं मिल पाएगा। इसके लिए सेल्स के अंदर जितना सारा जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है उसके अंदर जैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, जिसके दौरान कुछ एनर्जी बन रहा है, कुछ एनर्जी रिलीज हो रहा है, प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, वो सारा सेल्स के अंदर में चलता रहता है, जिससे कि सेल्स अपना लिविंग वाला एक्टिविटीज को शो करता रहता है। ठीक है, तो जहां पे हम लोग क्या करते हैं, जहां पे हम लोग एक सेल्स का स्टडी करते हैं, उसके साथ में उसके मॉलिक्यूल्स का एंड साथ में मेटाबॉलिक एस्पेक्ट्स का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना। अब सेल से हम लोग जुड़ी हुई हर एक चीजों को, हर एक घटनाओं को, हर एक इंसिडेंट्स को, ठीक है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक तरह का क्या होगा, हम लोग सेल्स की स्टडी कर रहे हैं, सेल्स से जुड़ी हुई चीजों की स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर सेल्स के अंदर जितना सारा मेटाबॉलिक एस्पेक्ट है, जितने सारे एक्टिविटीज है, उन सारों को स्टडी, उन सारी चीजों को स्टडी हम यहाँ पे करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल बायोलॉजी बोलेंगे। टर्म साइटोलॉजी इज गिवन बाय, साइटोलॉजी टर्म देने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो कौन थे, हार्टविग। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये एम्स और जीपीएट में आया क्वेश्चन है। ठीक है, हार्टविग एक वो साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, साइटोलॉजी टर्म को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यहाँ दिया फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का जो फादर माना जाता है, ठीक है, बायोलॉजी हर जगह आएगा फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटो मींस सेल, लॉजी मींस स्टडी। तो सेल्स का स्टडी किया जा रहा है, सेल्स का स्टडी का फादर किसको मानते हैं, सेल्स का स्टडी का फादर किसको मानते हैं, रॉबर्ट हुक को। क्यों ऐसा, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल्स को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल्स की स्टडी की थी। क्लियर, कैसे स्टडी हुआ वो लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। रॉबर्ट हुक का जो याद रखना, यहाँ पे जो पहले स्टेटमेंट उसको लोग देख लेते हैं, फिर आगे लोग कैसे देखेंगे सेल्स की स्टडी हुआ, कैसे डिस्कवर हुआ, सब देखना है। ऑथर्स ऑफ द माइक्रोग्राफी। ठीक है, रॉबर्ट हुक का जो अपना फेमस बुक था, इनका जो अपना बुक था, ठीक है, जिसमें इनका सारा डिस्कवर्ड किया हुआ, साइंस से जुड़ा हुआ, सेल बायोलॉजी से जुड़ा हुआ हर एक बात, इनका जो अपना फेमस बुक था, ठीक है, जो इस बुक का ऑथर्स माने जाते हैं वो कौन है, हम लोग का रॉबर्ट हुक। और इनका जो अपना फेमस बुक है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोग्राफी। ठीक है, इनका जो अपना ऑथर्स है, मतलब बायोलॉजी, इनका जो अपना बुक था जिसके अंदर इन्होंने अपना सारा हिस्ट्री, ठीक है, सारे स्टोरी सेल्स से जुड़ी हुई सारी हिस्ट्री को, सारी स्टोरीज को इसके अंदर में मेंशन किया था, इसके अंदर में इंक्लूड किया था। इनका जो बुक था वो क्या था, माइक्रोग्राफी। तो माइक्रोग्राफी रॉबर्ट हुक का याद रखना बुक्स है। ठीक है, ऑथर्स ऑफ माइक्रोग्राफी पूछेगा तो आप उनके आंसर दोगे वहां पे रॉबर्ट हुक। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर्स कौन थे, सॉल्सन। ठीक है, सॉल्सन एक साइंटिस्ट है जिसको क्या माना जाता है, मॉडर्न साइटोलॉजी का फादर माना जाता है। ठीक है, ऑथर्स ऑफ सॉल्सन। अभी जो सॉल्सन है इनका भी अपना एक बुक था, ठीक है, जिसमें इनका भी बहुत सारा स्टोरी वगैरह, कहानी वगैरह था। ठीक है,
ठीक है, इन जो सेल्स के बारे में, इसके बाद जो सेल्स के बारे में आगे जो फर्दर स्टडी किया गया था, ठीक है, इसके आगे कुछ एग्जामिन किया गया, देखा गया था, ठीक है, वो सारे बात को उन्होंने अपना जो इनका जो पर्सनल बुक था, ठीक है, इस बुक का नाम क्या है, दी सेल, ठीक है। तो स्वानसन का जो बुक है वो क्या है, दी सेल्स। जो अदर्स ऑफ दी सेल्स पूछेगा तो आप लोग क्या आंसर दोगे, स्वानसन, ठीक है। इंडियन साइकोलॉजिस्ट क्या है, ए के शर्मा, ठीक है। इंडिया का अपना साइकोलॉजिस्ट है, सब देश के अपना साइकोलॉजिस्ट है। तो एग्जाम के तौर पे ये सारे क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस को बार बार पूछा गया एग्जाम में, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रटने वाला पॉइंट है, रिमेंबर पॉइंट है, जितना सारा नोट पॉइंट है, रिमेंबर पॉइंट है, उसको आप लोग खास करके देखना। वो सारे पॉइंट्स जो रटने वाला होता है वो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, और साइंटिस्ट तो खास करके ज्यादा पूछा जाता है, इसका डिस्कवर किसने किया, कितने सन में डिस्कवर किया गया, ये इनका जो ऑथर कौन, इस बुक के ऑथर्स कौन थे, ठीक है। या बोल देगा तुमको माइक्रोग्राफी जो बुक है वो, ठीक है, उसके ऑथर्स कौन है, ठीक है, ऐसे तो पूछेगा तुमको, ठीक है। और ये सब कुछ क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट था, ज्यादातर ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे क्या, अब हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल्स से। डिस्कवरी ऑफ सेल्स मतलब क्या हो गया, एक सेल्स कैसे डिस्कवर हुआ था, किस साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है, कैसे कैसे डिस्कवर हुआ था, और कैसे ये सारे जो स्टोरी वो आगे की तरफ बढ़ा है, ठीक है, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको मानते हैं लोग, रॉबर्ट हुक को मानते हैं, ठीक है। और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसको बोलते हैं लोग, स्वानसन को बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है फादर मॉडर्न साइकोलॉजी क्या है, स्वानसन है। तो हम लोग देखो फर्स्ट हम लोग क्या देखने हैं, रॉबर्ट हुक को देखने आ रहे हैं। देखो रॉबर्ट हुक का नाम तो लोग सुने होंगे, ठीक है, बहुत फेमस साइंटिस्ट है। इसके बाद और एक साइंटिस्ट है एंटवाइन वॉन लीवेनहोक, ठीक है, एंटवाइन वॉन लीवेनहोक। ये दो साइंटिस्ट, ठीक है, ये दो साइंटिस्ट 17वीं सेंचुरी में, ठीक है, 17वीं सदी में, ठीक है, 17वीं सदी में ये जो साइंटिस्ट है लोग का कौन, रॉबर्ट हुक और कौन देखते हैं रॉबर्ट हुक और ये तुम्हारा जो साइंटिस्ट है एंटवाइन वॉन लीवेनहोक, ये दो साइंटिस्ट यहाँ पे है, ठीक है। कितने सन में आए थे, 17वीं सेंचुरी में। तो 17वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था 17वीं सेंचुरी में, क्या किया था, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा, डिस्कवरी ऑफ सेल दिख रहा है। अब देखो एक सेल्स की डिस्कवरी के लिए तो वो क्या चाहिए, जरूरत पड़ेगा माइक्रोस्कोप का, क्योंकि सेल्स को हम लोग ऐसे खुले आंखों से देख नहीं सकते हैं, क्योंकि सेल्स को ऐसे सिंपली तुम देख पाना बहुत डिफिकल्ट है, सेल्स को ऐसे तुमको देख पाना बहुत डिफिकल्ट है। तो सेल्स को देखने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का। लेकिन 17वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो उस समय क्या था, कोई भी माइक्रोस्कोप मार्केट में अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो 17वीं सेंचुरी के अंदर पे क्या हुआ था कि कोई किसी भी तरह कोई माइक्रोस्कोप था ही नहीं। अगर कोई भी माइक्रोस्कोप नहीं था तो हम लोग जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कैसे व्यू कर पाएंगे, उसके बारे में कैसे स्टडी कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, 17वीं सेंचुरी में इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप तैयार किया। कैसे तैयार किया, तो अब देखो माइक्रोस्कोप बनाने के लिए, ठीक है, माइक्रोस्कोप बनाने के लिए उन्होंने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को सिलेक्ट किया, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर्स सिलेक्ट किया, और उसमें उन्होंने क्या किया, लेंस का यूज किया, उसमें उन्होंने लेंस को सेटअप करके फाइनली एक माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक का अपना माइक्रोस्कोप तैयार किया गया था। रॉबर्ट हुक ने अपना माइक्रोस्कोप खुद से तैयार किया गया, इनका अपना खुद का माइक्रोस्कोप था। और जो एंटवाइन वॉन लीवेनहोक थे, इनका भी अपना माइक्रोस्कोप था, ठीक है, ये भी अपना माइक्रोस्कोप खुद से तैयार किए थे। अब इन लोगों का जो माइक्रोस्कोप है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ऐसे नहीं कि तुम मार्केट में जाकर खरीद सकते हो, ठीक है। तो मार्केट में इस तरह का माइक्रोस्कोप नहीं मिल सकता है, क्योंकि इनका खुद का तैयार किया माइक्रोस्कोप है, और इन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए सेल्स के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को व्यू करने के लिए, स्टडी करने के लिए इन्होंने खुद से इसको बनाया, ठीक है। अब बोलो सर माइक्रोस्कोप में क्या लगा होता है, उसमें लेंस लगा होता है, ठीक है, मैग्नीफाइंग लेंस लगा होता है, जहां पे हम लोग उस लेंस के थ्रू क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मैग्नीफाई हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, वो डिसाइड करता है उसमें मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस। लेंस के अंदर में तुम्हारा जो मैग्नीफाइंग पावर होता है, ठीक है, वो कितना है, ठीक है। अब तुमको बहुत ज्यादा माइक्रो स्ट्रक्चर देखना है, बहुत ज्यादा छोटी चीज देखना है, जैसे सेल तो छोटा है, या तुमको न्यूक्लियस देखना है, न्यूक्लियस के अंदर फर्दर कोई कंपोनेंट देखना है, ठीक है, तो तुमको क्या करना है, उसको मैग्नीफाइंग पावर और बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ताकि जो और भी ज्यादा छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्स उसको हम लोग इजीली व्यू कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या था, हम लोग का दो साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट हुक ने अपना माइक्रोस्कोप बनाया, खुद से तैयार किया अपना माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप तैयार करने के बाद
उन्होंने क्या किया, अपना जो माइक्रोस्कोप बनाया और फिर वहां पर एंड टू एंड वॉल लिविंग हो वो भी अपना माइक्रोस्कोप तैयार किया। तो 17वीं सदी का सबसे ठीक है इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ पे कि 17वीं सदी का जो सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप था वो किसके पास था, एंटोइन वॉन लीवेनोव के पास। एंटोइन वॉन लीवेनोव कुछ जो साइंटिस्ट थे उनके पास सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप था, मतलब रॉबर्ट हुक से भी ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप उनके पास था। ठीक है, अब बोलो सर ये अपना ये क्यों पावरफुल नहीं बना सके, ठीक है, उनके माइक्रोस्कोप में उतना फैसिलिटी नहीं था। ठीक है, उनके माइक्रोस्कोप के अंदर उतना इनबिल्ट नहीं था कि वो किसी ऑब्जेक्ट को और भी ज्यादा बड़ा कर सके और अच्छे तरीके से उसको व्यू कर पाए। तो सबसे 17वीं सदी का सबसे जो पावरफुल माइक्रोस्कोप था वो था एंटोइन वॉन लीवेनोव के पास। और जिससे कि तुम देखोगे अब इनके पास जो पावरफुल माइक्रोस्कोप था इससे उनको क्या एडवांटेज मिलने वाला था, इससे उनको ये एडवांटेज मिलने वाला था कि जिसके पास ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप था उसको ज्यादा फायदा मिल रहा था। फायदा क्या मिल रहा था कि तुम बायोलॉजी में जैसे साल तुम बढ़ोगे आगे पढ़ोगे भी, बहुत सारा फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग आगे की तरफ अप्रोच करेंगे तो तुम वहां पे देखना कि एंटोइन वॉन लीवेनहोक का कई जगहों पे नाम आएगा। ठीक है, एंटोइन वॉन लीवेनहोक का कई जगहों पे नाम आएगा कि और ऐसी जगह पे आएगा जहां पे कोई माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को देखा गया, किसी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स का डिस्कवर किया गया। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप था। जितना ज्यादा माइक्रोस्कोपिक होगा, ठीक है, उनको देखने के लिए जो सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप था वो था किसके पास, एंटोइन वॉन लीवेनहोक के पास, क्योंकि वही देख सकते हैं क्योंकि उनके पास पावरफुल माइक्रोस्कोप था। तो जहां पे भी किसी माइक्रो स्ट्रक्चर्स का या माइक्रो लेवल पे अगर किसी स्ट्रक्चर्स को व्यू किया जा रहा है या फिर उसका स्टडी किया जा रहा है तो वहां पे उनका नाम आएगा। जैसे तुम देखोगे सेल्स का, लिविंग सेल्स का डिस्कवर कौन किया था, एंटोइन वॉन लीवेनहोक ने। स्पर्म सेल्स को किसने देखा था, एंटोइन वॉन लीवेनहोक ने। आरबीसी को किसने देखा था, एंटोइन वॉन लीवेनहोक ने। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, ऐसे कई जगहों पे एंटोइन वॉन लीवेनहोक का नाम आएगा। और क्यों ना आए, उनके पास था भी माइक्रोस्कोप। ठीक है, उनके पास पावरफुल माइक्रोस्कोप था तो उसको उनको एडवांटेज मिलना भी चाहिए। ठीक है, उसमें उन्होंने स्ट्रगल किया, मेहनत किया। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग देखते हैं कैसे सेल्स का डिस्कवरी हुआ। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, देखो यहाँ पे रॉबर्ट हुक इन्होंने क्या किया, सेल्स को डिस्कवर करने के लिए इन्होंने एक कॉर्ड का एक पीस लिया। ठीक है, कॉर्ड का एक पीस लिया। अब बोलो सर कॉर्ड क्या होता है, तुम लोग देखोगे जो बॉटल होता है, ठीक है, बॉटल के ऊपर में जो स्टॉपर लगा होता है, हमारी बॉटल है, ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्टॉपर्स। ठीक है, वो कई जगह पर देखोगे तुम लोग स्टॉपर्स जो होता है वो एक वुडी कलर का, ठीक है, ब्राउन कलर का, ठीक है, रबर जैसे स्ट्रक्चर्स दिखेगा तुमको। ठीक है, ऊपर से क्या होता है वो लगाया हुआ होता है। ठीक है, बॉटल के ऊपर में उसको स्टॉप किया जाता है, स्टॉपिंग किया जाता है। तो ये जो स्टॉपर बना होता है ये किस चीज का बना होता है, ये जो स्टॉपर बना होता है ये कॉर्ड का ही बना होता है। ठीक है, और कॉर्ड कहां से मिलता है हमको, कॉर्ड को कौन बनाता है, कॉर्ड कैम्बियम। कॉर्ड को बनाने वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड कैम्बियम। और जो ये जो कॉर्ड कैम्बियम है, ठीक है, कहां पे प्रेजेंट रहता है ये हम लोग का प्रेजेंट होता है वैस्कुलर टिश्यू में। वैस्कुलर टिश्यू, अब बोलो सर ये वैस्कुलर टिश्यू क्या है, तुम लोग नाम सुना होगा जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, तो जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, उसके बीच में क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम। ठीक है, कॉर्ड कैम्बियम। तो याद रखना इसको हम लोग बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, इसको मिलाकर हम लोग बोलते हैं क्या, वैस्कुलर टिश्यू। तो वैस्कुलर टिश्यू तो इतना डिटेल में जाओ, वैस्कुलर याद रखो, वैस्कुलर टिश्यू को किससे मिलकर बनता है, जाइलम एंड फ्लोएम। यही पे पाया था क्या, इसी वैस्कुलर टिश्यू पाया था क्या, कॉर्ड कैम्बियम। और कॉर्ड कैम्बियम को बनाने वाला क्या है, इसको क्या बोले हैं, वैस्कुलर टिश्यू बोले। और कॉर्ड कैम्बियम को बनाने वाला कौन है, ठीक है, कॉर्ड कैम्बियम इसका आगे का जो स्ट्रक्चर है वो कौन है, कॉर्ड है। तो तुम
तुम कॉर्क के थ्रू क्या कर रहे हो, तुम कॉर्क से किसको बना रहे हो, कॉर्क कैम्बियम के थ्रू कॉर्क को बना रहे हो। और कॉर्क कैम्बियम के वैस्कुलर टिश्यू है, कहां प्रेजेंट होता है आप लोग का, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको लोग वैस्कुलर बंडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तो कॉर्क जो है वो एक सेल है, कॉर्क क्या है, वो एक सेल है, कॉर्क जो है वो एक सेल्स का नाम है, ठीक है। और इन सेल्स से जो तुमको मालूम है एक सेल्स होगा तो हर एक सेल्स के चारों तरफ क्या होगा, उसका एक बाउंड्री होगा, उसके चारों तरफ कवरिंग होगा, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या होगा, एक कवरिंग होगा। मान एक सेल है, मान एक सेल बनाते हैं, मान एक सेल है, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है, बाउंड्री है, और इस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तुमको मालूम है प्लांट सेल्स का जो आउटरमोस्ट कवरिंग होता है वो क्या होता है, हम लोग का सेल वॉल होता है, ठीक है। प्लांट सेल्स का आउटरमोस्ट कवरिंग क्या होता है, सेल वॉल होता है। और ये जो सेल वॉल है ना, ये सेल वॉल है जो है हम लोग का, वो कैसा होता है, डेड होता है, ठीक है, डेड सेल वॉल। तो कॉर्क के चारों तरफ क्या था, डेड सेल वॉल था, ठीक है। अब ये जो सेल वॉल बना हुआ है ना, ये जो सेल वॉल बना हुआ है किस चीज का बना हुआ है, ये बना हुआ है क्या, लिग्निन का, सॉरी स्यूवेरिन का, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ इसमें लिग्निन भी है, कुछ अमाउंट ऑफ लिग्निन भी है, और जो मेन कंपोनेंट वो क्या होगा, स्यूवेरिन है, ठीक है। और ये जो कॉर्क सेल है, ठीक है, कॉर्क सेल में क्या होगा, ये डेड सेल माना जाता है, ठीक है। ये कॉर्क जो सेल्स है वो एक डेड सेल है जिसके चारों तरफ आउटरमोस्ट जो बाउंड्री है इन सेल्स का, जिसको सेल वॉल बोलते हैं। और इन सेल्स वॉल के अंदर में सेल वॉल का जो ये जो सेल वॉल वाला जो लेयर है वो किस चीज से मिलकर बन रहा है, वो एक मटेरियल के थ्रू बन रहा है, एक वैक्सीन लेयर से बन रहा है। उस वैक्सीन लेयर का नाम क्या है, स्यूवेरिन है और लिग्निन है, जो कैसा है, डेड है। सेल्स को कैसा बना, डेड बना रहा है। तो जो साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक स्टॉपर्स लिया, ठीक है, ये जो स्टॉपर्स है, ये कॉर्क का एक स्टॉपर लिया, स्टॉपर्स को कट किया एक पतला स्लाइस में, ठीक है, एक पतला सा स्लाइस में इसको कट किया, ठीक है। तो कॉर्क लेने वाला अगर तुमको पूछा जाए, यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है, पूछेगा तुमको कॉर्क वो क्या है, कॉर्क एक सेकेंडरी टिश्यू है, याद रखना, कॉर्क क्या है, सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी टिश्यू। और सेकेंडरी टिश्यू, ठीक है, सेकेंडरी टिश्यू वो टिश्यू होता है जिस सेकेंडरी टिश्यू अंदर किसको इंक्लूड किया गया, लेटरल मेरिस्टेम के अंदर, ठीक है। अब ये लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, और इंटरकैलियर मेरिस्टेम क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग टिश्यू वाले चैप्टर में, ठीक है। फिलहाल अब यहाँ पे तुमको ध्यान रखना है, घबराना नहीं है, समझ के पढ़ो, कोई टेंशन बात नहीं, हर एक पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, एक कॉर्क हम देख रहे हैं, कॉर्क जो है क्या है, एक डेड सेल है। डेड सेल क्यों है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, लिग्निन का सेल वॉल, इसके चारों तरफ जो सेल वॉल का डिपोजिशन है वो कैसा है, स्यूवेरिन का है, और इसमें कुछ अमाउंट ऑफ लिग्निन भी है, ठीक है। और ये जो कॉर्क सेल्स है, ये कॉर्क सेल्स जो है हम लोग का, ये किससे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कॉर्क सेल्स को बनाने वाला क्या हम लोग का, कॉर्क कैम्बियम है। और कॉर्क कैम्बियम को कौन बनाता है, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम को कौन बनाता है, कौन बनाता है, बोलो, कॉर्क कैम्बियम को कौन बना रहा है, प्लांट्स के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम तो कहां प्रेजेंट है, जो हम दिखा रहे हैं, कॉर्क कैम्बियम कहां पे प्रेजेंट है, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है किस प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए यहां पे क्या लिख लो, आप मेंशन कर लो, कॉर्कस स्यूवेर प्लांट, बस इतना याद रखना है। कॉर्क का बनाने वाला कॉर्क कैम्बियम होता है, जो कि कॉर्क कैम्बियम क्या एक तरह का सेकेंडरी टिश्यू है, ठीक है, सेकेंडरी टिश्यू है। और ये सेकेंडरी टिश्यू मतलब इसके सेकेंडरी टिश्यू के अंदर कौन आता होगा, टिश्यू है तो टिश्यू का तो नाम होगा ना, इसको बोलते हैं लोग लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम्स होता है जो प्लांट्स को सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, प्लांट्स को थिकनेस में ग्रोथ करवाता है। अगर एक प्लांट देखना, एक प्लांट का ये मान लो क्या है, पहले प्लांट का स्टेम है, अब धीरे धीरे ये धीरे स्टेम्स क्या हो रहा है, मोटा होने लगा, थिकनेस बढ़ रहा है इसका, धीरे धीरे स्टेम किसमें कन्वर्ट हो गया, वुड पार्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जहां पर थिकनेस बढ़ता है ना प्लांट्स का सॉरी ट्री के अंदर में, तो वहां पर मेनली कौन है रिस्पांसिबल होता है हम लोग का, सेकेंडरी टिश्यू, जिसके अंदर हम किसको डाले, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टेम के थ्रू क्या होता है, किसी प्लांट का सेकेंडरी ग्रोथ होता है, दैट इज प्लांट अपने चौड़ाई में ग्रोथ करेगा, प्लांट अपने थिकनेस में ग्रोथ करेगा, ठीक है। और याद रखना कॉर्क कैम्बियम कहां से मिलता है, कॉर्क कैम्बियम हमको कॉर्कस स्यूवेर प्लांट से मिलता है। अब बोलो सर यही वो प्लांट है, यही वो ट्री है जो हमको कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूस कर सकता है, हाँ, ठीक है, यही वो ट्री है। लेकिन सर इसके अलावा सारे ट्री है, सब ट्री है, इसके अलावा जितने भी ट्री है सब का सब हमको कॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है, कॉर्क कैम्बियम दे सकता है,
ठीक है, वो सारे ऐसे प्लांट्स जो सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है, वो कॉर्क को प्रोड्यूस कर सकता है, वो कॉर्क कैप में बना सकता है। लेकिन हम यहाँ पर कमर्शियली बात करें, कमर्शियल लेवल पे अगर वो कॉर्क बनाना होता है तो हम उसके लिए कॉर्कस सुबेरन प्लांट यूज करते हैं, ठीक है ना। तो कॉर्कस सुबेरन प्लांट जो कि कमर्शियली कॉर्क कैम्बियम को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में तुमको कॉर्क कैम्बियम को कौन प्रोड्यूस करता है, किस ट्री से मिलता है, वो कॉर्कस सुबेरन प्लांट से मिलता है, कॉर्कस सुबेरन ट्री से मिलता है, ठीक है। लेकिन कब, कमर्शियली, ठीक है। ऐसे हर वो प्लांट, हर वो ट्री कॉर्क को प्रोड्यूस कर सकता है जो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, जिसका चौड़ाई में ग्रोथ होगा, ठीक है। क्लियर है बात। तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे उसको मिटा रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे पता है ना, कॉर्क एक पीस लिया, वाले कॉर्क एक पीस है, इसको क्या किया रॉबर्ट ने, क्या किया, इस कॉर्क पीस को कट किया, काटा, काट के इसका एक पतला स्लाइस निकाला, एक पतला पतला टुकड़ा निकाला, ठीक है। एक पतला से पीस लिया इस कॉर्क का, और पीस लेने के बाद मतलब ये कॉर्क जो है हम लोग क्या है, एक स्टॉपर है ना, स्टॉपर इसका बना, कॉर्क का बना है ना। अब तुमने इसको कट किया, कट करके इसका स्लाइस निकाला, एक पीस निकाला, अब इसको डाला तुमने स्लाइड पे, ठीक है। इसका एक स्लाइड बनाया, ठीक है, इसको स्लाइड बनाया। अब इसको फर्दर हम लोग आगे देख रहे हैं कहाँ पे, माइक्रोस्कोप के अंदर में। अब जैसे ही इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर में देखे, तो माइक्रोस्कोप के अंदर में क्या दिखा हमको, जो साइंटिस्ट है, रॉबर्ट साइंटिस्ट है, वो ही ना डिस्कवर कर रहे हैं। तो ये माइक्रोस्कोप के अंदर में इसको कॉर्क के पीस को डाला गया, तो इसमें उन्हें क्या दिखा, इसमें उनको एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखा। क्या दिखा, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स। हाँ, कंपार्टमेंट मतलब क्या होता है, एक घर है, एक घर है, क्या तुम लोग जहाँ पे रहते हो, जिस रूम में भी रहते हो, जिस फ्लैट के अंदर में भी रहते हो, क्या होगा उसमें, लोग का सब रूम का सबका एक अपना अपना कमरा होता है। एक ये कमरा है, एक बहन का कमरा है, एक भाई का कमरा है, ठीक है, एक अंकल का कमरा है, एक वॉशरूम है, ठीक है, एक हम लोग का स्टोर रूम है, बाथरूम है, ठीक है। सब क्या है, एक कंपार्टमेंट बटा हुआ है। किस वजह से बटा हुआ है, क्योंकि सबके बीच में क्या है, बाउंड्री है। कंपार्टमेंट किस वजह से बन सकता है, एक कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट, 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करके कई सारे कंपार्टमेंट्स जो बन रहे हैं घर के अंदर में, किस वजह से बन रहे हैं, वॉल की वजह से बन रहे हैं, एक बाउंड्री की वजह से बन रहे हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वैसे ही है। तो जैसे ही उन्होंने कॉर्क के एक पीस को जो माइक्रोस्कोप के अंदर में फाइनली देखा, तो वहां पे कुछ रॉबर्ट को कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखा। अभी जो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, इस कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स को उन्होंने क्या बोला, हनीकम। कैसा लग रहा था वो, हनीकम लाइक। मधुमक्खी का छत्ता देखा ना लोगों ने, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है वो कैसा होता है, हेक्सागोनल टाइप ऐसा, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पे, फिर ऐसे ही यहाँ पे ऐसा, इसको क्या बोलते हो, मधुमक्खी का घर बोलते हैं ना, हनीकम, ठीक है। ऐसे करके क्या होता है, कई सारा कंपार्टमेंट दिख रहा है तुमको। तो इसी तरह का कंपार्टमेंट क्या दिखा, रॉबर्ट को दिखा। अब इस बात को उन्होंने अपने जो उनका जो बुक था, उनका बुक क्या था याद करो, रॉबर्ट का बुक क्या था, माइक्रोग्राफिया। इस बात को उन्होंने माइक्रोग्राफिया में मेंशन किया। जब मैं कॉर्क एक पीस को, एक स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंदर में व्यू किया, तो फाइनली मुझे एक हनीकम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखा, ठीक है। वो जो स्ट्रक्चर्स थे वो देखने में कैसे थे, हनीकम लाइक की तरह थे। वो देखने में कैसे थे, लिटिल रूम की तरह, छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे, वो लिटिल छोटे छोटे स्पेस थे, ठीक है, लिटिल स्पेस थे। जिसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया, उसके लिए टर्म यूज किया, वो क्या था, सेलुलर, ठीक है, सेलुलर टर्म यूज किया, या बहुत ज्यादा तुमको सेला भी वर्ड यूज किया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सेलुलर बोलो या फिर सेला बोलो, इसका मतलब होता है क्या, लिटिल कंपार्टमेंट, लिटिल कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लिटिल रूम, छोटा छोटा घर, छोटा छोटा स्पेस, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे स्पेस है, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट था जो हनीकम लाइक जैसा दिख रहा था, उसके लिए रॉबर्ट ने एक टर्म यूज किया। इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, सेलुलर या फिर सेला, सेला वर्ड यूज किया। अब देखो यहाँ से एक टर्म, एक वर्ड निकल के आया, वो क्या था, सेल वर्ड निकल के आया। अभी हम लोग जान नहीं रहे, हम लोग मालूम ही नहीं सेल्स क्या होता है, बस डिस्कवरी चले यहाँ पे। रॉबर्ट ने आए और फर्स्ट डिस्कवर किया सेल टर्म का, ठीक है। तो सेल वाला वर्ड यहाँ पे आया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर ये जो रॉबर्ट हुक ने, क्या ये सचमुच में लिविंग सेल्स, क्या ये लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था? अब ये सेल्स हुआ तो लिविंग सेल्स ही होगा? नहीं,
हम अभी बताया ना जो कॉर्क वो कैसा है, डेड स्ट्रक्चर्स है, कॉर्क डेड लिविंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। तो रॉबर्ट हुक ने किसी भी लिविंग स्ट्रक्चर्स का डिस्कवर नहीं किया, किसी भी लिविंग सेल्स का डिस्कवर नहीं किया। इन्होंने बस क्या देखा, उस कॉर्क के सेल्स के अंदर में क्या देखा, कॉर्क के अंदर में क्या देखा, एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर देखा। उनको क्या देखा, एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। अगर सही अर्थ में कहा जाए, अगर एक्चुअल ट्रू वर्ड में कहा जाए, तो रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल्स की स्टडी नहीं की, लिविंग सेल्स की स्टडी नहीं। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने सिवराइज सेल वॉल को देखा। उन्होंने कॉर्क के अंदर में, कॉर्क कैम्बियम के अंदर में क्या देखा, उसने सिवराइज सेल वॉल को देखा, सिवराइज सेल वॉल को। हाँ, क्योंकि देखो जो जब वो लोग कॉर्क के पीस को जो माइक्रोस्कोप में देखे, डाले उसको माइक्रोस्कोप में देखे, तो उन्होंने कंपार्टमेंट देखा। कंपार्टमेंट किस वजह से देखा था, बाउंड्री की वजह से। हर एक कंपार्टमेंट अलग अलग जगह में बटा हुआ है, किस वजह से, बाउंड्री की वजह से। और बाउंड्री को किस वजह से बनता है, सेल वॉल की वजह से। और सेल वॉल यहाँ पे क्या है, शिवरिन है, मेन कंपोनेंट क्या है इसका, शिवरिन है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो रॉबर्ट हुक ने देखा वो क्या देखा, शिवरिन सेल वॉल को देखा, शिवराइज सेल वॉल को देखा, ठीक है, शिवराइज सेल वॉल को देखा। क्योंकि उनको कंपार्टमेंट दिख रहे थे ना, उनको नहीं लगा कि वो सेल है। वो ये डिस्कवर नहीं की कि सेल है, वो ये डिस्कवर नहीं किया। उनको बस कंपार्ट देखा, कंपार्ट। और कंपार्टमेंट क्या है, किस वजह से, शिवरिन की वजह से, क्योंकि वॉल की वजह से। वॉल किस चीज का बना हुआ है, ठीक है, शिवराइज सेल वॉल है। तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक के थ्रू बस एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स को दिखा। और उनको ऐसा लगा, ये जो कंपार्टमेंट वाला जो स्ट्रक्चर दिखा ना, उसमें उनको ऐसा लगा कि कोई इकाई है, कोई ऐसा यूनिट्स है जिनसे मिलकर के ऑर्गेनिजम्स बनता है, ठीक है, कोई इकाई है, कोई यूनिट्स है जिनसे मिलकर के ऑर्गेनिजम्स बनता है। और उन यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उन यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर सही अर्थ में कहा जाए तो रॉबर्ट ने किस चीज का डिस्कवर किया, शिवराइज सेल वॉल का डिस्कवर किया। लेकिन यहाँ से एक बात कंफर्म हो चुका था कि सेल्स कुछ होता है, सेल्स वाला जो टर्म है, तभी तुम लोग लिखोगे डिस्कवरी ऑफ ए सेल, तो तुम लोग क्या आंसर दोगे वहां पे, रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक सेल्स को उनको ऐसा पता चल चुका था कि सेल्स वास्तव में एक्चुअल में होता है, कुछ सेल्स होता है, सेल्स टर्म आ चुका था, जिसके लिए उन्होंने टर्म क्या उसके सेलुलर एंड सेलुलर उसके, ठीक है। तो इतना पता चल चुका था रॉबर्ट हुक के माइक्रो डिस्कवरी के थ्रू कि सेल्स कुछ होता है, ठीक है। लेकिन एकदम पूरा क्लियर नहीं था कि सेल्स क्या होता है, ठीक है, सेल्स क्या होता है, मतलब वो पूरा 100% को क्लियर नहीं था, ठीक है। लेकिन इतना श्योरली हो चुका था कि सेल्स कुछ होता है, कुछ इकाई है जिनसे मिलकर के ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनिजम्स बनता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे सेल्स का डिस्कवरी यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, थर्ड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म हम देख चुके हैं, ठीक है। आगे तक ये जो ये डायग्राम जो तुमको दिख रहा है, ठीक है, ये डायग्राम तुमको दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको साफ करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब डायग्राम क्लियर व्यू दिख रहा है, साफ दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये कॉर्क का एक पीस है, ठीक है, ये कॉर्क का पीस है जो कॉर्क कैम्बियम का बना हुआ है, ठीक है। तो देखो इसमें भी कैसा दिख रहा है तुमको, देखो ये एक्चुअल व्यू है, ठीक है, करेक्ट व्यू है जो तुम देख रहे हो, ये माइक्रोस्कोप है, एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है, रियल स्ट्रक्चर। देखो इसमें कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, देखो दिख रहा है कंपार्टमेंट, ठीक है, क्लियर। और ये साइंटिस्ट हम लोग क्या, रॉबर्ट हुक, देख लो अच्छे से, बाद में मत बोलना आइंस्टाइन, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे इन 1665 रॉबर्ट हुक एग्जामिन्ड a piece of cork under the microscope and found honeycomb like structures, ठीक है। अब देखो वही बात जो भी यहाँ पे डिस्कस की ना कि इन 1665 में 17th century 1665 में रॉबर्ट हुक एग्जामिन्ड a piece of cork under a microscope and found honeycomb like structure। 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर में एक कॉर्क एक पीस लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर व्यू किया, तो वहां पे उन्हें उस कॉर्क के अंदर क्या दिखा,
एक कॉमन लाइक हनी कॉमन लाइक स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है, और जिनसे कि जहां से क्या हुआ सेल्स वर्ड सेल्स टर्म निकल कर गया, जिससे पता चला कि हाँ सेल्स कुछ होता है जिनसे कि ऑर्गेनिज्म्स बनता है। उन पूरे ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट है, पूरे ऑर्गेनिज्म जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, सेल्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे he gave the term cells, और उन्होंने क्या देखा, एक टर्म दिया, सेल्स टर्म दिया रॉबर्ट ने टू सॉल्व दिस स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स को डिस्कवरी किया उन्होंने माइक्रोस्कोप में जिस स्ट्रक्चर्स को देखा था, इसी स्ट्रक्चर्स को देख करके फाइनली उन्होंने सेल्स टर्म को दिया था। सेल्स इज द लैटिन वर्ड, इट मींस हॉलो स्पेस एंड लिटिल रूम। सेल्स जो है एक तरह का लैटिन रूम, एक तरह क्या है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, हॉलो स्पेस और लिटिल रूम। देखो अभी मैंने बताया ना, जो सेला वर्ड था, सेला वर्ड किस चीज के लिए यूज हुआ था, हॉलो स्पेस या फिर लिटिल रूम के लिए, लिटिल कंपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तो से जो सेला वर्ड है, जो सेल वर्ड है, वो एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, हॉलो स्पेस या फिर लिटिल रूम। He actually discovered Sugrat cell wall, not the living cells. एक्चुअल में इन्होंने क्या देखा था, एक्चुअल में इन्होंने किसका डिस्कवर किया था, Sugrat cell wall। Sugrat क्या है, सुग्रीन वो वैक्सी लेयर, वो लेयर, वो केमिकल्स है जो सेल वॉल को बना रहा है, ठीक है। और इसीलिए उसको फाइनली क्या बोले, Sugrat cell wall बोल रहे हैं, जिन्होंने जिसको किसने डिस्कवर किया था, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने, नॉट द लिविंग सेल्स। और रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल्स का डिस्कवर नहीं किया, क्यों, क्योंकि जो कॉर्क है वो क्या है, वो एक डेड स्ट्रक्चर है, जो कॉर्क क्या है वो एक डेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। रॉबर्ट हुक पब्लिश हिज ऑब्जर्वेशंस इन हिज बुक माइक्रोग्राफी इन 1967, बताया ना। और ये जो इन्होंने जो कॉर्क का जो सेल्स लिया, जो कॉर्क एक पीस लिया था माइक्रोस्कोप के अंदर में, और इनको जो भी कुछ दिखा, इन सारी चीजों को उन्होंने अपने माइक्रोग्राफी बुक के अंदर में मेंशंस किया, ठीक है, कि मैंने एक सेल देखा, वहां पे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स था, ठीक है, उन कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स को मैंने क्या कहा, सेलर वर्ड यूज किया, और वहां से एक सेलर टर्म या सेल वर्ड निकल कर गया, इसका मतलब होता है लिटिल रूम या फिर लिटिल स्पेस या लिटिल कंपार्टमेंट। ही वाज फर्स्ट टू यूज दैट टर्म सेल, और ये पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल टर्म को दिया था।